तो पिछली क्लास में सीरीज आरएलसी सर्किट पढ़ा था अपन ने, और इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस वाला टॉपिक भी पढ़ लिया था, है ना। देखो कोई भी सीरीज आरएलसी सर्किट है, मतलब सीरीज में आपने रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीन चीज़ों को कनेक्ट किया हुआ है। तो सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा ना, टोटल रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, वो किसके बराबर होगा? Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। और करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस होगा टेन फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का मतलब ये था कि किसी भी सीरीज आरएलसी सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है एफ नोट इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई रूट एल सी। अगर इतनी ही फ्रीक्वेंसी का हम एसी वोल्टेज सोर्स उस सीरीज आरएलसी सर्किट के अक्रॉस लगाते हैं तो हमको मैक्सिमम करंट मिलता है। और इम्पीडेंस क्या मिलेगा? मिनिमम। जेड की वैल्यू क्या रहेगी? मिनिमम किसके बराबर होगी? आर के बराबर, रेजिस्टेंस आर के बराबर। और जो फ्रीक्वेंसी हमने लगा रखी है एसी वोल्टेज सोर्स की, वो इस फ्रीक्वेंसी के बराबर है, उसे हम बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। उसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई रूट एल सी। सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए अगर हमें ये बताना हो कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और अगर एसी वोल्टेज सोर्स के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी हम किसी भी सीरीज आरएलसी सर्किट में अप्लाई करें, एसी वोल्टेज सोर्स की क्या वैल्यू हमको रखनी है ताकि हमको मैक्सिमम करंट उससे ऑब्टेन हो, तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम एक अलग नाम देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। बाकी दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, क्योंकि जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी यानी कि जो वोल्टेज सोर्स आपने लगा रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो सिस्टम है यानी कि सीरीज आरएलसी सर्किट है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच करेगी उस कंडीशन में आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा। रीजन क्या है इसका? क्योंकि इम्पीडेंस यानी कि सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होता है इस कंडीशन में। और करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू ई अपॉन जेड। अगर जेड मिनिमम होगा तो करंट अपने आप ही क्या होगा? मैक्सिमम। तो उस कंडीशन में मतलब आपको मैक्सिमम करंट मिल रहा होता है, और इस कंडीशन का नाम क्या है? रेजोनेंस। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अब इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे कि फ्रीक्वेंसी के साथ में किस तरीके से करंट चेंज होता है। देखो ये जो ग्राफ है ये करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमको ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर रहा हूँ। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा? रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला मैं इसके रेस्पेक्ट में लिखूं तो ये होगा वन अपॉन रूट एल सी। ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई एफ होता है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखोगे तब तो लिखा जाएगा एफ आर इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई रूट एल सी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखोगे रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है तो उसका फॉर्मूला होगा वन अपॉन रूट एल सी। तो ये ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। सपोज करो यहाँ पे हमने ओमेगा आर रखा हुआ है, ये ओमेगा आर है। सपोज करो किसी सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए जो रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 100 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 100 वाला पॉइंट होगा। फिर 100 से इधर आगे जाएंगे 100, 200, 300, 400, इस तरीके से ओमेगा इंक्रीज होगा। और इधर जाएंगे तो ओमेगा क्या होगा? डिक्रीज। 100 से कम होती जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है ये अपन ने। अब यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है आई नोट, उसको रिप्रेजेंट किया। आई नोट, आई नोट का फॉर्मूला होगा, अगर मैं वोल्टेज के टर्म्स में लिखूं, ई नोट अपॉन जेड। जेड का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ई नोट अपॉन जेड का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें अपन को पता है। अब आपको एक ग्राफ बनाना है। देखो ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर एक्सएल और एक्सी क्या होते हैं? बराबर, है ना। एट ओमेगा आर, जब आप ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी लोगे, अगर आपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी को रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर के बराबर रखा, उस कंडीशन में क्या हुआ? जो एक्सएल और एक्सी है यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या हो गए? इक्वल। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाते हैं? इक्वल। और उस कंडीशन में जेड की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? मिनिमम। किसके बराबर? आर के बराबर। खुद ही आप देख लो, अगर यहाँ पे एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं तो ये आपस में कैंसिल, और यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर यानी आर बचेगा। तो जेड की वैल्यू क्या बन जाती है? आर बन जाती है। कब? रेजोनेंस के कंडीशन में। रेजोनेंस के कंडीशन में क्या होगा? एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं। तो अगर जेड मिनिमम है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट अगर मिनिमम है, तो आपको करंट क्या मिलेगा? मैक्सिमम। मतलब आई नॉट की वैल्यू इस कंडीशन में आपको क्या मिल रही होगी? मैक्सिमम मिल रही होगी रेजोनेंस कंडीशन में। तो यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं कि ये आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू है।
अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं, अब ध्यान से देखना, एक्सएल का फॉर्मूला होता है एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, ठीक है। एक्ससी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। अगर मैं रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, एक्सएल और एक्ससी बराबर होंगे, मतलब ओमेगा एल 1/ओमेगा सी के बराबर है। एल और सी की वैल्यू हमने इस टाइप की ले रखी है कि जो ओमेगा एल है वो किसके बराबर है, 1/ओमेगा सी के बराबर है। लेकिन जैसे मैं इस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूँ, ये 100 था, 100 से मैंने फ्रीक्वेंसी को सपोज करो इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो एक्सएल की वैल्यू क्या होती जाएगी, ओमेगा बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाएगी, और एक्ससी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक्सएल तो बढ़ता जाएगा, और ये जो एक्ससी है यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है, ठीक है। शुरुआत में रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे दोनों बराबर थे, एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर हैं। लेकिन जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो एक्सएल इंक्रीज हो रहा है, एक्ससी डिक्रीज हो रहा है। ये एक्ससी है, ये एक्सएल है, ठीक है। ये है एक्सएल और ये है एक्ससी। ये कब बराबर होते हैं, रेजोनेंस कंडीशन में। तो पहले ये दोनों क्या थे, बराबर। और जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, ओमेगा को इंक्रीज कर रहा हूं, तो एक्सएल बढ़ता जाएगा, तो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। ऊपर ये ऊपर चला गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, ये नीचे आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है। अगर एक्सएल बढ़ेगा और एक्ससी कम होगा तो ये जो डिफरेंस है ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। डिफरेंस का मतलब है एक्सएल माइनस एक्ससी या एक्ससी माइनस एक्सएल, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। अब डायग्राम के अंदर देखो कि यहाँ पे क्या है कि ये एक्सएल अब इतना हो गया, ये एक्सएल की वैल्यू है, और एक्ससी अब इतना हो चुका है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये वाली चीज़ है ना। ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, पहले तो ये डिफरेंस जीरो था, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे वो और ऊपर जाता जाएगा, वो और नीचे आ जाएगा, तो ये डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ये डिफरेंस इंक्रीज होगा, ये वाला डिफरेंस अगर इंक्रीज होगा, तो जेड का फॉर्मूला क्या है, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो जेड की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। और जेड अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से आगे अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाएगा तो जेड की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और आई नॉट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ग्राफ में आपको इसको इस तरीके से दिखाना है कि ये डिक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो और करंट क्या होता जा रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता होता लास्ट में एक हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये बिल्कुल नेग्लिजिबल सा करंट आपको मिल रहा होगा। ये बात समझ में आई क्या अच्छे से। अब दूसरी बात देखो, अगर मैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को कम करता हूं, है ना, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, कम किया। अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो वहां पे डायग्राम के अंदर देखो क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू, यहाँ पे भी मैंने एक्सएल लिख दिया, एक्ससी, एक्सएल की वैल्यू क्या होती जाएगी, इस बार कम होगी। ये कम होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हो, ओमेगा कम होने से एक्सएल कम होगा, और फ्रीक्वेंसी कम होने से एक्ससी इंक्रीज होगा। तो एक्सएल तो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये बढ़ता जाएगा, तो उल्टा होगा। लेकिन डिफरेंस तो अभी भी बढ़ेगा भाई, इसमें एक्सएल बड़ा हो एक्ससी छोटा हो तो कुछ डिफरेंस आएगा अपने पास, एक्ससी बड़ा है एक्सएल छोटा तो भी कुछ डिफरेंस आएगा, और उसका स्क्वायर होके r² में ऐड होगा। तो ये डिफरेंस चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव होके ही r² में ऐड होना है। इसलिए आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को कम करोगे, एक्सएल कम होता जा रहा है, एक्ससी बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिफरेंस बढ़ने की वजह से अगेन इंपीडेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और इंपीडेंस अगर बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हमको ग्राफ में सेम इसी टाइप का ग्राफ पिछ वाली साइड में भी मिलेगा इधर। तो ये देखो, ये सेम ग्राफ इधर भी रिपीट होगा, ठीक है। दोनों साइड में ये आइडेंटिकल होगा, है ना, एक जैसे ही आपको ड्रॉ करना है। तो जैसे इधर है वैसे ही ग्राफ इधर बना। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सिर्फ एक ही ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे आपको सर्किट में करंट मैक्सिमम मिल सकता है, जो सीरीज आरएलसी सर्किट है। जब उसमें आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर के बराबर, मतलब रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर के बराबर फ्रीक्वेंसी सेट करोगे, तभी आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा। इससे कम फ्रीक्वेंसी या इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हमेशा करंट आपको कम ही मिलेगा, है ना। इसलिए जब आप देखते हो कि अपने घर पे जो सप्लाई आती है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, हम जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, चाहे वो टीवी, फ्रिज, कूलर, ये फैन, ये कोई भी मशीन हो, तो उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है।
तो अपना जो सिस्टम है, मतलब जो अपना आरएलसी सर्किट बनेगा, जो हम उसके अक्रॉस अप्लाई करेंगे, मतलब कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने लगा रखा होगा उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिसका फॉर्मूला है 1/2π√LC, हम इसको इतना सेट करेंगे कि ये किसके बराबर आ जाए, 50 हर्ट्ज के बराबर आ जाए, क्योंकि सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर रखी है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमेशा 50 हर्ट्ज ही रहेगी। घर पे जो सप्लाई आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वो हमेशा 50 हर्ट्ज पे 220 वोल्ट सप्लाई आती है। तो हमको क्या करना है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स की जो एक तरह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ वो मैच करे, और मैच करने से क्या होगा, हमको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा। मैक्सिमम करंट मिलेगा तो हम मतलब उस वोल्टेज से मैक्सिमम करंट ऑब्टेन कर पाएंगे सेम सर्किट के अंदर। बात समझ में आई क्या? तो इम्पीडेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अपना जो सर्किट होगा आरएलसी सर्किट, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, देखो एसी सोर्स के अक्रॉस हम 3 टाइप के कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये 3 टाइप की चीज़ें हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कनेक्ट होती हैं। तो इन तीनों की जो वैल्यूज़ है, मतलब एल की वैल्यू, सी की वैल्यू, ये इस तरीके से रखी जाती है ताकि आपको जो फ्रीक्वेंसी मिले, उस सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी मिले वो 50 हर्ट्ज के बराबर मिले, और सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ वो मैच करने की वजह से इम्पीडेंस आपको मिनिमम मिले और करंट आपको मैक्सिमम मिल रहा हो। ठीक है, इस तरीके से हम उसको डिज़ाइन करते हैं। तो इस ग्राफ के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है, सिर्फ ये ग्राफ पूछा जाता है कई बार, है ना। कई बार क्या होंगे, सिर्फ ग्राफ पूछेंगे कि फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच का ग्राफ ड्रॉ करके बताओ, तो ये ग्राफ पूछा जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस करने वाली है कि रेजोनेंस कंडीशन में जब ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी आपने सेट की, तो उस कंडीशन में आई नोट की वैल्यू किसके बराबर है, ए नोट अपॉन आर, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, आर, और इससे आगे ही फ्रीक्वेंसी है, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे आपको करंट क्या मिलेगा, तो उसका फॉर्मूला ये लगेगा, आई नोट इक्वल्स टू ई नोट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, क्योंकि उस कंडीशन में एक्सएल एक्सी बराबर नहीं होंगे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब अगर मैं यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन में देखूं तो करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस आर पे डिपेंड करेगी। अब अगर किसी सर्किट का रेजिस्टेंस कम है, सपोज करो इस सर्किट का रेजिस्टेंस था 10 ओम, लेकिन अगर मैं जो हमने सर्किट यूज किया है आरएलसी सर्किट, अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट आपको कम मिलेगा, मतलब रेजोनेंस कंडीशन में ही आपको जो मैक्सिमम करंट मिलना चाहिए था इतना, वो आपको कम मिलेगा। मतलब ग्राफ किस टाइप का बनेगा, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है फिर। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर देखो, इस ग्राफ में क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो हमने 100 ओम जैसे इससे ज़्यादा रखा हुआ है, जिसकी वजह से करंट ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी पे आपको जितना मिलना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम मिलेगा। तो इन दोनों में से कौन सा सर्किट अच्छा माना जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि उसमें आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो सीरीज आरएलसी सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, कम, क्योंकि मान लो रेजोनेंस कंडीशन में आपने एक्सएल और एक्सी को तो कैंसिल कर दिया, लेकिन अभी भी आर तो बचा हुआ ही है। ठीक है, आर तो रहेगा इंपिडेंस में, तो आर को भी आपको क्या रखना है, कम। ठीक है, जितना आर कम रहेगा उतना ही सर्किट अच्छा माना जाएगा, उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, बेटर तरीके से हम इलेक्ट्रिकल पावर को यूज़ कर पाएंगे। ये दो अलग अलग सर्किट हैं जिसमें एक का रेजिस्टेंस 100 ओम है और एक का रेजिस्टेंस 10 ओम है, उनके लिए ग्राफ है ये। ग्राफ एक साथ ही ड्रॉ किया है ताकि कंपैरिजन हो, फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच का ग्राफ है ये। समझ में आई?